नमस्कार दोस्तों। राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान क्यों कहा जाता है? विज्ञान सिद्धांतों और नियमों पर आधारित होती है। ठीक उसी प्रकार भी राजनीतिक विज्ञान नियमों से और सिद्धांतों से चलती है। आज हम विज्ञान के कुछ ऐसे नियमों पर चर्चा करेंगे जो कहीं ना कहीं राजनीतिक विज्ञान पर भी लागू होते हैं। राजनीतिक विज्ञान और विज्ञान आपको दो अलग अलग विषय लग सकते हैं, लेकिन कई वैज्ञानिक नियम और सिद्धांत राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रियाओं के संचालन में भी लागू होते हैं। विज्ञान की तरह राजनीतिक विज्ञान भी कॉज एंड इफेक्ट, इक्विलिब्रियम एंड इवोल्यूशन के नियमों पर कार्य करती है। आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसे नियम जो राजनीतिक विज्ञान से काफ़ी मेल खाते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जिसे हम जड़त्व का भी नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है या एक समान गति की अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। राजनीति भी जड़त्व के नियम का पालन करती है। अगर कोई सरकारें जनता की परेशानियों पर ध्यान नहीं दे रही है तो इसे जड़ता की स्थिति कह सकते हैं, और इसमें परिवर्तन तभी आएगा जब जनता, नेता या कोई बाह्य कारक इसमें हस्तक्षेप करेगा। जब कोई आंदोलन या विरोध उभरता है तो इस जड़ता की स्थिति को तोड़कर उसमें परिवर्तन ला सकता है, और इसका एक उदाहरण है जब अरब स्प्रिंग में जनता ने अपनी निष्क्रिय सरकारों को गिराने के लिए विरोध किया। न्यूटन का दूसरा नियम, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, F=ma। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यह नियम राजनीतिक विज्ञान में किस तरीके से कार्य करता है, आइए इसे समझते हैं। F=ma। यहाँ पर M का मतलब जन समर्थन से है। जितना अधिक जन समर्थन होगा आप उतना अधिक उसको एक द्रव्यमान कंसीडर कर सकते हैं। और A का मतलब एसिलरेशन, परिवर्तन से है। किसी आंदोलन में जितना अधिक मास होगा और जितना अधिक एसिलरेशन होगा तो वह आंदोलन किसी सिस्टम पे उतना अधिक बाह्य बल अध्यारोपित कर सकता है। इसका एक उदाहरण है महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन। इसमें जब पूरे भारत के लोगों ने समर्थन दिया तो ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन एंड रिएक्शन। हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, और यह कहीं ना कहीं राजनीतिक विज्ञान पे भी लागू होती है। जब कोई सरकार लोकप्रिय नीतियां बनाती है तो जनता उसका खूब समर्थन करती है, लेकिन जब कोई सरकार गलत निर्णय लेती है तो जनता विरोध प्रदर्शन कर अपनी प्रतिक्रिया देती है। जब भ्रष्टाचार बढ़ा तो जनता ने सरकार पर दबाव डालकर अपनी प्रतिक्रिया दी। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के नियम किस प्रकार से राजनीतिक विज्ञान पर भी लागू होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। यह राजनीति में किस प्रकार से लागू होता है? एक विचार, एक आइडिया जो कभी मरता नहीं है, वह केवल नए नए रूपों में पुनः उभरता है। क्रांतिकारी विचार और आंदोलन समय समय पर नए रूपों में आते रहते हैं। इसका एक उदाहरण है समाजवाद का विचार। 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने जो विचार दिए थे वे कई देशों में आज भी अलग अलग रूपों में देखे जा सकते हैं। दूसरा उदाहरण है लोकतंत्र का विस्तार। यूनान में शुरू हुआ लोकतंत्र आज दुनिया के कई हिस्सों में विभिन्न रूपों में मौजूद है। अब बात करते हैं एंट्रोपी और राजनीतिक अस्थिरता पर। किसी बंद प्रणाली में अव्यवस्था हमेशा बढ़ती रहती है जब तक कि बाहरी रूप से इसे कंट्रोल न किया जाए। यह राजनीति में किस प्रकार से लागू होती है? जब सरकारें अव्यवस्थित हो जाती हैं और इस पर नियंत्रण नहीं होता है तो राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है। यदि किसी देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए सुधारात्मक कदम नहीं उठाए जाते हैं तो अराजकता फैलती है। इसका एक उदाहरण है सीरिया और लीबिया में गृह युद्ध। जब सरकारें जनता की मांगों को नियंत्रित नहीं कर पाई तो वहां अराजकता फैल गई। दूसरा उदाहरण है फ्रांस की क्रांति। जब पुरानी व्यवस्था ने लोगों की जरूरतों को नहीं समझा तो वहां पर क्रांति हो गई। अब बात करते हैं डार्विन का विकासवाद, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। सबसे योग्य की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। यदि हम किसी ऐसी नई जगह जाते हैं जहाँ की स्थिति और परिस्थिति में हम अपने आप को नहीं डाल पाते हैं तो वहाँ हम ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और यह राजनीति में किस प्रकार से काम करता है, आइए इसे समझते हैं। राजनीति में जो नेता जनता की जरूरतों को समझकर उसमें खुद को डाल देते हैं वे सत्ता में बने रहते हैं। और इसका एक उदाहरण है इंदिरा गांधी का आपातकाल। जब उन्होंने जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश की तो जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। और दूसरा उदाहरण है नेहरू का समाजवाद। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाकर देश को आधुनिकता की ओर बढ़ाया। अब बात करते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत की। कोई वस्तु पानी में तब तक तैर सकती है
जब तक वह अपने द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर बल उत्पन्न कर सकती है। यह राजनीति पर किस प्रकार से लागू होता है? राजनीतिक दल और नेता तब तक सत्ता में बने रह सकते हैं जब तक कि उन्हें जनता का समर्थन मिलता रहे। यदि सरकारें और नेता जनता की समस्याओं को हल करने में विफल रहते हैं तो वह धीरे धीरे सत्ता से बाहर हो जाते हैं। और इसका एक उदाहरण है 2014 में भारत में सत्ता परिवर्तन। जब जनता को लगा कि पुरानी सरकार यूपीए उनकी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पा रही है तो जनता ने सत्ता परिवर्तन कर एनडीए को सत्ता में लाया। अब बात करते हैं हेजनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की, यानी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। किसी कण की स्थिति और वेग को पूर्ण रूप से एक साथ नहीं मापा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार भी राजनीति में भविष्यवाणी करना काफी मुश्किल है, क्योंकि जनता की भावना और राजनीतिक समीकरण कभी भी बदल सकती हैं। चुनावी नतीजे और जन समर्थन अक्सर अप्रत्याशित रूप से बदल सकते हैं। इसका एक उदाहरण है 2016 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव। ज्यादातर सर्वेक्षणों ने हिलेरी क्लिंटन के जीत की भविष्यवाणी की थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रत्याशित जीत हासिल की। इन सभी सिद्धांतों से और नियमों से यह निष्कर्ष निकलता है कि राजनीतिक विज्ञान और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। राजनीति केवल विचार और भाषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नियमों, तर्कों और कॉज एंड इफेक्ट के सिद्धांतों पर कार्य करती है। थर्मोडायनामिक्स बताता है कि अव्यवस्था कैसे बढ़ सकती है। उसी प्रकार डार्विन का विकासवाद समझाता है कि केवल सबसे उपयुक्त नेता ही सत्ता में टिके रह सकते हैं, और हेजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत समझाता है कि चुनाव और जन समर्थन की भविष्यवाणी आसान नहीं है। राजनीति में वही सफल होता है जो विज्ञान के इन नियमों को समझकर समय के साथ साथ खुद को बदलते रहता है।